जैसे पीसीसी का अध्यक्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह हमारे विधायक दल का नेता भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हम सबके लिए गर्व और गौरव की बात है, ये एक और जुझारू और नौजवान विधायक जिसने कई वर्षों तक मंत्री के रूप में, बहुत से वर्षों तक विधायक के रूप में दिल्ली की जनता की सेवा की है, और जिनके दिल में मैंने हमेशा जब भी विकास का काम लेके गया हूं, पूर्वी दिल्ली के लिए एक विशेष जगह बनी है। तो भले ही औपचारिक नहीं, लेकिन दिल के रूप से हम अरुण भाई का भी यहाँ बहुत ही दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और सीएलपी का लीडर बनने के लिए उनकी बहुत बहुत मुबारकबाद करते हैं। डॉक्टर वालिया जिन्होंने आज इस समारोह का आयोजन किया है, मैं तो हमेशा से कहता आया हूं कि एक तरीके से राजनीतिक रूप में मेरे गुरु और मेरे मार्गदर्शक को पूर्वी दिल्ली में रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि हम सबको यहां फिर से इस लक्ष्मीनगर इलाके में आपने बुलाकर थोड़ी बहुत जो आपकी हार के बाद हमारे दिल में मायूसी रहती थी, उस मायूसी को आज के इस फंक्शन से आपने पलट दिया है। फिर हम सबको एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे की गर्मी का एहसास करके फिर से आपने हमारे अंदर जो जागृति दी है, इसके लिए मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं। यहाँ मंच पर और नीचे बहुत से कांग्रेस के नेतागण बैठे हैं। हम लोग विशेष तो यहाँ लंबी जी की बात सुनेंगे। पिछले 1-2 महीने में किस तरह की राजनीति करवट बदल रही है, दिल्ली की सरकार का क्या सही रूप है, क्या दृश्य है, वो पहले भी वक्ताओं ने बताया, और भाई हारून जी ने भी बड़ी बखूबी से अपनी बातों से हमारे कुछ समय पहले हमें बताया है। लेकिन अपनी बात कहने में क्या दम होता है, इसका मैं एक छोटा उदाहरण कल का आपको देता हूं। कल मैं करीबन 2:30-3 बजे के करीब टेलीविजन पर बैठा हुआ था। मेरे थोड़ी सी कंधे में एक चोट आ गई है 2-3 दिन पहले, तो एक अस्पताल में जाकर फिजियोथेरेपी करा रहा था। तो टीवी खोला तो उसमें टीवी में तो नहीं, एक साइड में एक छोटे से चैनल पे राहुल जी की बारदोलाई में होती हुई भाषण को मैंने सुना, जो गुजरात में वो बोल रहे हैं। मैंने लगाया, उसको धीरे से आवाज भी नहीं आ रही थी, क्योंकि मुख्य चैनल तो कोई उनकी वाणी दे नहीं रहे थे, क्योंकि राहुल जी कोई खरीद कर तो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते नहीं है, इसलिए मेन चैनलों को किसी को तो इंटरेस्ट होता नहीं है। लेकिन एक छोटे से चैनल ने बेचारे ने उनकी स्पीच दिखा रहे थे, और मैं स्वाभाविक जैसे ही उनके मैं शब्द सुनने लगा, मैं रुक नहीं पाया अपने आप को उनको सुनते हुए। 20 मिनट में, 25 मिनट में उस युवा नेता ने जो उखड़ा है उन्होंने गुजरात की सरकार को, जो गुजरात के अपने आप को कहलाने वाले शेर को एक दिल्ली बनाकर दिखाया है वो 25 मिनट में। मैं आप सबसे कहूंगा कि किसी ना किसी तरह उस स्पीच को सुने। और लवली जी, शाम को जब मैं टेलीविजन देख रहा था, और टेलीविजन में तमाम मैं डिबेट देख रहा था, जिसमें अक्सर कार्यकर्ता बार बार हमको आकर कहते हैं कि साहब डिबेट में हमारे वक्ता हमारी बात को अच्छी तरह से नहीं रख पाते। जितनी भी मैंने डिबेट देखी, उसमें राहुल जी ने जो जो बातें दोपहर 2 बजे के भाषण में कही थी, जब एंकर उन बातों को रिपीट करता था, तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता मोदी जी पर करे हुए इल्जाम पे एक का भी जवाब नहीं दे पाया। और तब मुझे लगा लवली जी कि जिस तरीके से राहुल जी ने गुजरात के सत्य को सामने रखा है, हमारे को मौका दीजिए। आज ये मौका नहीं है हर बात को कहने का, कुछ चीजें हारून भाई ने कही हैं। मैं लवली जी आपसे, हारून भाई से आग्रह करता हूं, तमाम कांग्रेस के सीनियर नेताओं से आग्रह करता हूं कि जिस तरह 25 मिनट में राहुल जी ने कांग्रेस कार्यकर्ता को वो हथियार दे दिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम शेर की तरह लड़ेंगे, कोई आधा घंटा अगर आप हमको देंगे तो न केवल भारत सरकार बल्कि दिल्ली सरकार की भी बख्या उधेड़ने में हमारे पास कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सपने इन्होंने बेचे हैं। अभी हारून भाई बात कर रहे थे कुछ 2 नौजवानों का जिनको नौकरी मिल रही थी। हारून भाई, नौजवान को, भोले भाली जनता को तो छोड़िए, अगर आज मुझे किसी का फोन आ जाता है कि भाई साहब हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, परमानेंटली सांसद बना लेंगे, तो हम भी हो सकता है पार्टी चेंज कर लें। परमानेंट नौकरी का बहुत बड़ा आकर्षण होता है। अब मैं उस समय भूल जाऊंगा कि सांसद को भी हर 5 साल में चुनाव लड़ने पड़ते हैं। मैं उस समय भूल जाऊंगा कि कोई मुझे जिता नहीं सकता, मेहनत चुनाव जिताती है। लेकिन जब फोन आएगा बड़े नेता का कि तुमको परमानेंट सांसद बना देंगे, तो अगर मुझ जैसा आदमी भी हो सकता है करवट पलट ले, तो भोली भाली जनता जो नौकरी के लिए सरकार ज्वाइन करती है, वो 3-3.5 लाख लोग उस चकाचौंध में आके आम आदमी पार्टी में चले गए। वही नहीं, भोली भाली जनता 50% के बिजली के बिल की बात हो, सस्ता और फ्री पानी की बात हो, हर सर्वेंट क्वार्टर में जो उन्होंने लोगों से कहा कि तुम्हारे मालिक घर से निकले, तुम्हारे घर को हम परमानेंट कर देंगे। हर झुग्गी झोपड़ी को कहा कि तुम्हें वही मकान बना के देंगे जहां से कोई तुम्हें हिला नहीं सकता है। ऐसे करके तमाम
वही 18 वायदे ही नहीं, मेरे ख्याल से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 100 150 वायदे जो उन्होंने किए हैं, इससे एक 2 हजार 500 600 आदमी हर जगह पलटा है। और वही कांग्रेस की जो फौज मानी जाती थी, उसने जाकर किसी न किसी तरीके से झाड़ू पर अपनी मोहर लगाई। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हर बात को हम उजागर करें। अभी कुछ समय पहले हमारे कुछ वक्ता इस बात की बात कर रहे थे कि जल्दी से दिल्ली सरकार का भी चुनाव आएगा। मुझे इसमें कोई उम्मीद नहीं, मैं तो चाहता हूं कि 5 साल के लिए दिल्ली की जनता ने आम आदमी की सरकार को चुना है, ये अपना पूरा कार्यकाल पूरा करें, कोशिश करें कि जो 18 वायदे इन्होंने किए उसको पूरी तरह से सामने करें। लेकिन एक ही मुझे उसमें डर लगता है लवली जी, कि अगर 5 साल इन्होंने सरकार चला ली तो फिर सरकार चलाने के लिए नहीं बचेगी 5 साल बाद। बिजली इसलिए फ्री होगी क्योंकि आ नहीं रही होगी, पानी इसलिए भी फ्री होगा क्योंकि हरियाणा से झगड़ा कर लिया, हरियाणा ने बंद कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर की हालत आप समझ सकते हैं, पुलिस का और सरकार का किस तरीके से बर्ताव होता है। शर्म की बात है, पहली बार मैंने देखा अपनी जिंदगी में कि एक एसएचओ से एक मुख्यमंत्री भिड़ गया, और एसएचओ के और मंत्रियों के बीच में अहंकार की लड़ाई में एक मुख्यमंत्री सड़क पर लेट गया। अरे अरविंद केजरीवाल जी किसी रेप के मामले में लेट जाते मैं मानता हूं, किसी गरीब की झुग्गी तोड़ी जा रही होती उसके मामले में लेट जाते मैं मानता हूं, किसी गरीब की कराह के बारे में लेट जाते मैं मानते हो। तुम्हारे मंत्री के और एसएचओ के बीच की लड़ाई के अहंकार में तुमने पूरी दिल्ली को 3 दिन बंद कर दिया। इससे ज्यादा शर्म की बात मुझे नहीं लगती है कोई हो सकती है। इंसान के लिए लड़ते, तुम तो अपने अहम के लिए लड़ते, और कौन किस अहम के लिए? मुख्यमंत्री का अहम आपका हम सब का होता है, आपके हम सब की इज्जत की बात होती है, कम से कम उस इज्जत को आप समझ सकते थे। इस दिल्ली सरकार का क्या हश्र होने वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज लवली जी हमारे यमुना विकास बोर्ड को भंग कर दिया गया है। मैं पिछले 3-4 दिन से कुछ लोग हमारे बीच में आ रहे हैं पुराने विकास कार्यों की, मुझे समझ में नहीं आता वो हमारे विकास कार्य कहां से पूरे होंगे। आज एमएलए लैट का फंड बंद किया है, उसका हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एमएलए लैट कोई एमएलए का फंड नहीं था। ये सबसे बड़ी लोगों के बीच में भ्रम था कि कोई एमएलए का अपना फंड था, कोई विधायक का अपना फंड था, वो आपका फंड था। यही एक ऐसा फंड था जिसमें किसी जेई की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, जिसमें किसी सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी के मंशा की आवश्यकता नहीं है, किसी कोई रूल रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं है, उसके पीछे केवल आपकी मांग की आवश्यकता है। जब कहीं भी किसी इलाके में किसी व्यक्ति को लगता था कि किसी न किसी कारण से हमारी ये गली नहीं बन पा रही है, या वहां हमको पानी की पाइपलाइन नहीं मिल पा रही है, या कुछ कारणों से 15-15 साल से हमारे यहाँ बिजली के खंभे नहीं लग पा रहे हैं, या 20-20 साल से हमारे यहाँ बोरिंग नहीं हो पा रही है, या हमारे किसी छोटे से पार्क में बेंच नहीं लग पा रही है, या सीनियर सिटीजन को लगता था कि ऊबड़ खाबड़ में हम नहीं इवनिंग या मॉर्निंग वॉक कर पा रहे हैं, तब उस 3.5 करोड़ के फंड को अपना समझ के वो अपने विधायक के पास जाता था, और विधायक केवल अपने नाम पर उस पर दस्तखत कर देता था। ये फंड किसी विधायक का नहीं काटा है, ये दिल्ली की जनता की रोज उठती हुई जरूरतों का जो फंड है वो फंड उन्होंने वापस किया है, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि कहीं भी जनता अपने फंड से काम करे। ये चाहते हैं अब जो भी फंड बने केवल अरविंद केजरीवाल जी के दस्तखत से बने, इसमें क्रेडिट मिले तो उन्हें मिले, विकास का चाहे कुछ भी हो। आज दिल्ली में आईकेड फंड को बंद किया है, तो इसीलिए क्या है, क्योंकि ये वो फंड था जो लोगों की अपनी वाणी से निकलते हुए कामों को छोटे छोटे पूरा किया करता था। दिल्ली सरकार का क्या हश्र होने वाला है, इसमें मुझे तो कहीं ना कहीं मन में डर लगता है। और जो नई नीतियां बन रही है जिसके बारे में अरुण भाई ने भी बात की है, जहां जन लोकपाल की बात आई है, हमको तो ज्यादा बेहतर रूप से लवली जी इस बारे में हमको अवगत कराएंगे, लेकिन बात उस बिल की नहीं है, बात किसी भी होती हुई प्रक्रिया की है। संविधान में, कानूनों में जो प्रक्रिया तय की जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और डर मुझे यह है कि आज आप अपने मनमाने तरीके से एक सस्ती पब्लिसिटी के लिए अगर अपने बिल को पास कराएंगे, खुदा न करे कुछ ऐसे राज्यों में जहां कभी कभी देश विरोधी स्वर भी निकलते हैं, कल को उनकी असेंबलियों ने भी कुछ ऐसे बिल पारित कर दिए तो इस देश की अखंडता का क्या होगा, इस बारे में भी हमें सवाल पूछना पड़ेगा। खुदा ना करे कुछ ऐसे राज्य जो कभी कभी इस देश के बारे में भी अपने आप प्रश्नावली उठा लिया करते थे, प्रश्न उठा लिया करते थे, जिनकी विधानसभाओं में हमारे खिलाफ कभी कभी रेजोल्यूशन हुआ करते थे। आज तक वो रेजोल्यूशन इसलिए नहीं हो सकते थे क्योंकि संविधान के खिलाफ, कार्रवाई के खिलाफ, रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ, गौरव के खिलाफ अब कोई बात नहीं कर पाते थे। अगर दिल्ली में कहीं ऐसा उदाहरण उठ गया कि भारत सरकार को, रूल रेगुलेशन को, तौर तरीकों को बिल्कुल नकार कर
आपने सस्ती लोकप्रियता के लिए अपना काम किया तो फिर पूरे देश के लिए उदाहरण बन जाएगा।